हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंतिमा वर्ड्स में। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हमने नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात भी की थी कि आज हम आपसे बात करेंगे वीर गाथा काल के बारे में और वीर गाथा काल के कुछ रासो साहित्य के बारे में। तो आज हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 रासो साहित्य लिए हैं, एक बीसल देव रासो और दूसरा पृथ्वीराज रासो। तो आज हम बात करते हैं फर्स्ट बीसल देव रासो के बारे में। तो बीसल देव रासो जो है ना, उसके निर्माण को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। 12 सै बहोत्तरा मझारी, जैठ वदी नौमी बुधवारी, नाल रसायन आरंभई, शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। यानी कि उस दिन नौमी तिथि थी और बुधवार का दिन था, जेठ का महीना था, ऐसा बताया गया। जैसे 12 से 72 उन्होंने कहा, इसे स्पष्ट है कि विक्रमी संवत 1212 रहा होगा। बीसल देव रासो में 4 खंड हैं। यह काव्य लगभग 200 चरणों में समाप्त हुआ है। इसकी कथा का सार कुछ यो है। जो 4 खंड हैं वो प्रथम खंड है, जिसमें मालवा के जो भोज परमार की पुत्री राजमती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कोई भी हो आता ज़रूर है। अगर आप यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर के दे रहे हैं तो बात करते हैं मालवा के जो भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर के बीसल देव का विवाह होना है। विवाह होने के बाद का वर्णन सेकंड खंड में होता है। बीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा वहां 1 वर्ष तक रहना, 1 वर्ष उनका वापस ना आना। थर्ड खंड है राजमती का विरह वर्णन तथा बीसल देव का उड़ीसा से लौटना। ये थर्ड खंड में आता है। तृतीय खंड में आता है। चौथे खंड की बात करते हैं तो भोज का अपनी पुत्री को अपने घर ले जाना तथा बीसल देव का वहां जाकर राजमती को वापस चित्तौड़ लाना। यह 4 खंडों की कथा है, जिसमें पहले में राजमती का विवाह बीसल देव से होता है। दूसरे खंड में बीसल देव रूठ कर राजमती से उड़ीसा चले जाते हैं और वहां से 1 वर्ष वापस नहीं आते हैं। तृतीय खंड में है राजमती का विरह वर्णन है और बीसल देव का उड़ीसा से लौटना। वो उड़ीसा से वापस अपने देश प्रस्थान कर लेते हैं। और चौथे खंड में भोज जो है ना, वो अपनी पुत्री को अपने घर ले जाते हैं और बीसल देव वहाँ जा कर के वहाँ से अपनी पत्नी राजमती को वापस चित्तौड़ लेकर के आते हैं। यह घटनात्मक काव्य नहीं, वर्णनात्मक काव्य है। इसमें 2 ही घटनाएं हैं। पहला बीसल देव का विवाह और दूसरा उनका उड़ीसा जाना। रासो होते हुए भी यह प्रधानता श्रृंगारी काव्य है, यह वीर काव्य नहीं है। जबकि रासो साहित्य जितने भी लिखे गए वो वीर काव्य के अंतर्गत आए, वीर रस के अंतर्गत आए। उनका प्रधान रस वीर रहा। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन भी इसमें मिलता है। यानी सर्वप्रथम अगर हिंदी साहित्य में 12 मासा का वर्णन किया गया है, 12 महीनों का एक काव्य में वर्णन किया गया है, तो वह पहला ग्रंथ बीसल देव रासो था। यह राजस्थानी भाषा में रचित ग्रंथ है। रानीपन और सामंती जीवन से बंधन मुक्ति और अभिव्यक्ति का ग्रंथ है। कौन सा? बीसल देव रासो। बात करते हैं आगे पृथ्वीराज रासो के बारे में। उसमें उतने से पार्ट में मैंने बीसल देव रासो के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने एक जगह कर ली थी। इसके आगे शायद ही कुछ भी नहीं आता है, शायद ही तो लगता ही नहीं, बस इतने से ही आता है। अब बात करते हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में। तो चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहां लाहौर में इनका जन्म एक ही दिन हुआ था। यानी पृथ्वीराज रासो में जो चंद्रवरदाई थे, चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान जो थे, इन दोनों लोगों का जन्म एक ही दिन हुआ था। दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था। यह महाराज पृथ्वीराज के राज्य कवि
ही नहीं भी लिखा है, लेकिन कवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा खट भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद, शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक अनेक विधाओं में पारंगत थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में तथा सदा महाराज के साथ रहते थे और जहाँ जो बात होती थी सब में सम्मिलित रहते थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान के साथ चंद्रवरदाई की बात की गई है। पृथ्वीराज रासो 2500 पन्नों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। इस काव्य में प्राचीन समय में प्रचलित प्रायः सभी छंदों का व्यवहार हुआ है, अर्थात सभी छंदों का वर्णन किया गया, सभी छंदों को सम्मिलित किया गया है। मुख्य छंद है कवित्व, जो चंद्रवरदाई का सबसे पसंदीदा छंद कहा जाएगा, जिसके वो सम्राट कहे गए। 56 छंद के दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या छंदों का प्रयोग हुआ है। पृथ्वीराज रासो के पिछले भाग को, जो लास्ट का भाग था, उसको चंद्र के पुत्र जल्हड़ द्वारा पूर्ण किया जाना कहा जाता है। रासो के अनुसार जब शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया, तब कुछ दिनों पीछे चंद भी वही जाते हैं। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जल्हड़ के हाथों में रासो की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत दिया। जल्हड़ के हाथ में रासो सौंपे जाने और उससे पूरा किए जाने का उल्लेख पृथ्वीराज रासो में मिलता है। पृथ्वीराज रासो में 69 समय अर्थात सर्ग हैं। 68 प्रकार के यानी कि 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। इसमें वीर श्रृंगार रस प्रमुख हैं, जबकि इसका अंगी रस वीर रस ही है। जैसा मैंने पहले बताया कि जितने भी रासो साहित्य हैं, उनका अगर अंगी रस की बात की जाए तो वो वीर रस ही है, जबकि विसल देव रासो का अंगी रस श्रृंगार रस है। अब मिश्र बंधुओं ने पृथ्वीराज रासो के बारे में कहा है। मिश्र बंधुओं ने क्या लिखा है? हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। शिव सिंह सेंगर ने कहा है कि चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा है। जैसे मैंने अभी इससे पहले बताया था कि छप्पयों के सम्राट कहे गए, छप्पयों का राजा कहा है शिव सिंह सेंगर ने चंद्रवरदाई को। पृथ्वीराज रासों में यात्राओं के प्रमुख 3 हेतु ही बताए गए हैं, यानी कि वहाँ जो राजा लोग यात्राएं करते थे वो किस लिए करते थे? एक मृगया यानी आखेट के लिए, दूसरा विवाह के लिए, तीसरा युद्ध के लिए। पृथ्वीराज रासो का शुरुआती प्रकाशन सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के चार्ल्स एलियट, जो वहाँ के कलेक्टर थे, उन्होंने करवाया था। पृथ्वीराज रासो की भाषा को किन किन नामों से किस किस ने पुकारा है? चंद्रवरदाई ने अपनी ही भाषा को खट भाषा की संज्ञा दी है, जबकि गार्गा तासी ने कन्नौजी भाषा कहा है। दशरथ शर्मा ने अपभ्रंश या पुरानी राजस्थानी बोली के नाम से पुकारा है। मिश्र बंधु श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, कर्नल टाड इसे प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं, जबकि मुनि जिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। वो कहते हैं इसकी जो समय सीमा है, वो जो हमारी समय सीमा है, जो एक रियल समय सीमा है, उससे मेल नहीं खाती, इसलिए उसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, मुंशी देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा इसे अप्रमाणिक मानते हैं। ये रहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदु वीर गाथा काल के 2 प्रमुख रासो साहित्य, जो विसल देव रासो और पृथ्वीराज रासो है उसके।
अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।